ए मोनोएटोमिक गैस इज सप्लाइड द हीट क्यू वेरी स्लोली कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर पे हम कैपिटल क्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं और वर्क डन पूछ रहे हैं, वर्क डन बाय द गैस कितना होगा। ठीक, तो ज़रा समझिए, कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप हीट सप्लाई करते हो तो जो क्यू होगा तो वो होता है एन सी पी डेल्टा टी, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन होता है वो होता है आपका एन आर डेल्टा टी। अब हमको Q और W में रिलेशन बताना है, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो W अपॉन Q जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा R अपॉन सी पी, और सी पी कितना होगा डायटोमिक गैस के लिए, मोनो एटोमिक के लिए। तो मोनो एटोमिक का सी वी जो होता है वो 3R/2 होता है, तो जो सी पी हो जाएगा वो 5R/2 होगा, 5R/2। तो ये आपका आया 5R/2, तो ये R से R कैंसिल, तो W जो आ गया वो 2Q/5 के बराबर आ जाएगा। यानी अगर आप Q हीट दोगे तो 2/5 पार्ट उस हीट का वर्क डन में जाएगा। ठीक है, ये जो Q है, ये Q ये मैंने यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है। ठीक, तो जो वर्क डन आ रहा है वो 2/5 Q के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब मोनो एटोमिक अगर गैस है और प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर की है, तो आप जितनी हीट दोगे उसका 2/5 मतलब 40% हिस्सा वर्क डन में जाएगा और 60% हिस्सा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगा। कई बार इसी तरह के क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि आप ये बता दो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी और हीट सप्लाइड का रेशियो क्या होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जगह आप क्या लिखोगे, एन सी वी डेल्टा टी, और हीट सप्लाइड कितनी है तो वो है एन सी पी डेल्टा टी। तो ये आपका आ जाएगा सी वी अपॉन सी पी, 1/गामा है। और मोनो एटोमिक गैस है तो सी वी जो होगा वो 3R/2 होगा, और सी पी अभी हमने निकाला 5R/2, तो ये आंसर आ गया 3/5। ठीक, इसका मतलब अगर डेल्टा यू हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3/5 टाइम्स ऑफ क्यू। तो यहाँ से सारी बातें एकदम क्लियर हो रही हैं कि क्यू का 40% हिस्सा वर्क डन में जा रहा है और क्यू का 60% हिस्सा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जा रहा है। क्लियर। 70 कैलोरी ऑफ हीट are required to raise the temperature of 2 moles of an ideal gas at constant pressure from 30 to 35। 70 कैलोरी हीट से 2 मोल आइडियल गैस का जो टेम्परेचर है वो हम 30 से 35 तक बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे ये काम हुआ है। तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो ये आपका आएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ये कितने कैलोरी है तो ये 70 कैलोरी है, और नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 2, और सी पी आपको नहीं पता है इसमें, तो सी पी और ये डेल्टा टी, टेम्परेचर कितना बढ़ाया आपने 5 केल्विन या 5 डिग्री सेल्सियस का। तो यहाँ से जो सी पी आ रहा है वो आपका आ रहा है 7 के बराबर, 7 कैलोरी। ठीक है, यूनिट जो है वो जूल में नहीं है, वो किस में आपकी कैलोरी में है। ठीक, अब आगे क्या पूछ रहे हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन कैलोरीज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम गैस थ्रू द सेम रेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हमें उसी रेंज से बढ़ाना है सेम गैस का टेम्परेचर तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो इक्वेशन बनेगी डेल्टा क्यू, वो बनेगी एन सी वी डेल्टा टी। क्लियर। ठीक, अब सी पी माइनस सी वी आर होता है, सी पी माइनस सी वी, सी पी माइनस सी वी जो होता है वो आर के बराबर होता है, और सब कुछ कैलोरीज में रखेंगे तो आर की वैल्यू डालेंगे हम 2। तो ये है 7 माइनस सी वी इज इक्वल टू आर डालेंगे 2, तो यहाँ से जो सी वी आ जाएगा वो आपका 5 आ जाएगा। सारी वैल्यू डाल देते हैं, 2 मोल गैस है, सी वी की वैल्यू आई है 5 कैलोरीज में, और टेम्परेचर आपको उतना ही बढ़ाना है 5 डिग्री सेल्सियस से या 5 केल्विन से। ठीक, तो कितनी हीट चाहिए होगी तो आपको 50 कैलोरी हीट चाहिए होगी। क्लियर, सो योर आंसर इज बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ ए हाइपोथेटिकल गैस इंक्रीजेज टू √2 टाइम्स व्हेन कंप्रेस एडियाबेटिकली टू हाफ ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम वॉल्यूम हाफ कर दें, वॉल्यूम V से V/2 कर दें, तो टेम्परेचर जो है वो √2 टाइम्स बढ़ जा रहा है, √2T हो जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इससे टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक, एडियाबेटिक इक्वेशन है तो पहले हम इससे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ देख के ये पता लग रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि ये कुछ इस तरह से होगा, T² इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसे पता लगा समझिए आप, देखिए जैसे वॉल्यूम को आधा कर दिया तो टेम्परेचर के साथ जो भी फैक्टर होगा उसका डबल हो जाना जरूरी है, तभी वो दोनों मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट होंगे। ये बात तो पक्की है कि वॉल्यूम यहाँ कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम की कुछ पावर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम अगर आधा हो गया है तो टेम्परेचर, वॉल्यूम का फैक्टर अगर आधा हो गया तो टेम्परेचर वाला फैक्टर डबल हो जाना चाहिए, बट टेम्परेचर तो यहाँ सिर्फ √2 टाइम्स हुआ है, तो मैं टी का स्क्वायर कर देता हूँ।
टी के स्क्वायर करने का फ़ायदा ये होगा कि जब टी √2 टाइम्स इंक्रीज होगा तो टी का स्क्वायर 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और v/2 है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये आपकी इक्वेशन समझ में आ रही है। अब कह रहे हैं इक्वेशन आपको बतानी है लेकिन पी और वी के टर्म्स में। ठीक है, तो टेम्परेचर हटा देते हैं, तो टेम्परेचर की जगह क्या लिखोगे आप, PV/NR का स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से आपका आया P² V³ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं P की पावर सिंगल रखना चाहता हूं तो V की पावर यहां कितना आ जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो ये जो एडियाबैटिक इक्वेशन है, एडियाबैटिक जो प्रोसेस है उसकी इक्वेशन आ रही है PV की पावर 3/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो योर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर? आइडेंटिफाई द ग्राफ विच करेक्टली रिप्रेजेंट एन आइसोथर्म एट 2 टेम्परेचर। तो आइसोथर्म का जो ग्राफ होता है, पी और वी ग्राफ, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन ही होती है पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो या तो आंसर ए पार्ट बनेगा या आंसर बी पार्ट बनेगा, सी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। अब इसमें कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है, तो T2 कह रहे हैं T1 से बड़ा है, तो T2 की जो कर्व होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला कर्व होगा, वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। T2 होना चाहिए ऊपर की तरफ, T1 होना चाहिए नीचे की तरफ, क्योंकि T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है। सो योर आंसर इज ए पार्ट। 1 mole of a perfect gas in a cylinder fitted with a piston has a pressure P, volume V and temperature T। ठीक है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर क्या है, T है। कह रहे हैं अगर हम टेम्परेचर को 1 केल्विन से बढ़ाएं, प्रेशर कांस्टेंट रख के, तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट होगा। ठीक, तो जब हम इसको सेटल करेंगे तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा। इसका जो आंसर बनेगा वो डी पार्ट बन सकता है, प्रोवाइडेड अगर हम उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करें, V/T, ये इसका आंसर बनेगा। क्योंकि टी की वैल्यू आपको दी नहीं है, टी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो नहीं दिया है, टी में इंक्रीमेंट कितना है वो तो दिया है, बट टी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है वो नहीं दी है, तो आंसर आपका टी में ही आएगा। तो आपका आंसर आएगा डी पार्ट। अब कैसे आएगा समझ लीजिए, PV इक्वल टू NRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन। अब प्रेशर को कांस्टेंट रख के हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर में हमने बहुत थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, 1 केल्विन, वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट। तो मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ कांस्टेंट प्रेशर पे। तो प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन बनेगी PdV इज इक्वल टू NRDT। dV जो है वो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है और dt जो है वो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं तो dV/V जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा dt/T। तो यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम जो आपका आएगा dV के बराबर, तो वो आपका आ जाएगा V/T इंटू dt। अब ये dt कितना दिया है, तो dt है चेंज इन टेम्परेचर, और वो कह रहे हैं टेम्परेचर हम 1 केल्विन से इंक्रीज कर रहे हैं, तो dt की वैल्यू आ जाएगी +1। तो आपका चेंज इन जो वॉल्यूम आएगा वो आपका V/T के बराबर आ जाएगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। क्लियर? आइडियल मोनोएटोमिक गैस इज टेकन थ्रू ए प्रोसेस dQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स du। ये कोई आइडियल मोनोएटोमिक गैस है और वो किसी प्रोसेस से हम उसको लेके जा रहे हैं, और उसकी इक्वेशन दी है कि जो हीट सप्लाइड है वो 2 टाइम्स इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। ठीक, मोलर हीट कैपेसिटी पूछ रहे हैं आपसे कितनी होगी, मोनोएटोमिक गैस है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, dQ की जगह क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे NC/dt, ये होगी आपकी मोलर हीट कैपेसिटी, इज इक्वल टू 2 टाइम्स du। du जो होता है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, वो हर तरह की प्रोसेस के लिए सेम ही होता है, और वो होता है NCV/dt। तो यहाँ से dt और n और dt और n कैंसिल आउट हो गए, तो जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो 2 टाइम्स CV के बराबर आ रही है, और मोनो एटोमिक गैस की जो CV होती है वो 3R/2 होता है मोनो एटोमिक गैस का। तो इसका आपका आंसर बन गया 3R। सो योर ऑप्शन इज बी पार्ट। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, यहां पे लिखना है आपको नेट हीट एनर्जी, नेट हीट एनर्जी, क्योंकि ये जो साइकिल है, आपको जो साइकिल दी हुई है ये इस तरह की साइकिल है, यहाँ एरो इधर है और ये एरो इधर है। ठीक, और प्रेशर नीचे बनाया है और वॉल्यूम ऊपर बनाया है। ठीक, तो इसमें जो होगा, इस साइकिल में जो होगा, इस साइकिल का एक हिस्सा ऐसा होगा जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, और एक हिस्सा ऐसा होगा जिसमें हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही होगी। अगर मैं आपको ढंग से बताऊं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट को मैंने मान लिया A और टॉप मोस्ट पॉइंट को मैंने मान लिया B, तो A से B तक जाने का ये जो हिस्सा है ये हीट एब्जॉर्ब करने वाला हिस्सा है, और B से वापस A आने वाला जो हिस्सा है वो हीट रिजेक्ट करने वाला हिस्सा है।
ठीक। तो जब हम कहेंगे नेट हीट एब्जॉर्ब, तो ये हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड, टोटल हीट एब्जॉर्ब आ जाएगी। और किसी साइक्लिक प्रोसेस में जो नेट हीट एब्जॉर्ब होती है वो एरिया, वो वर्क डन बाय द वर्क डन बाय द गैस इन द साइक्लिक प्रोसेस होता है, और वो एरिया एनक्लोज विद इन द साइकिल के बराबर होता है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो नेट हीट एब्जॉर्ब होती है वो नेट वर्क डन बाय द गैस होता है, और नेट वर्क डन बाय द गैस उस साइकिल का एरिया होता है। ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें इसका सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक। तो ढंग से समझना, एरिया जो होगा वही वर्क डन होगा, वर्क डन हीट सप्लाई के बराबर होगा। अब एरिया निकालने के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हम इसमें पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे पाई आर इंटू आर का फॉर्मूला। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि एक आर हम उठाएंगे रेडियस, एक रेडियस हम उठाएंगे वॉल्यूम वाली लाइन से, और एक रेडियस हम उठाएंगे प्रेशर वाली लाइन से। मतलब ये है कि एक रेडियस तो मैं कहूँगा ये वाली होगी, और एक रेडियस मैं कहूँगा ये वाली होगी, ताकि एक वॉल्यूम की यूनिट आए, एक प्रेशर की यूनिट आए, और मल्टीप्लाई करके प्रॉपर वर्क की यूनिट आए। क्लियर। तो कैसे करने वाले हैं हम, पाई, एक रेडियस होगी आपकी, जैसे वॉल्यूम 30 लीटर से या 10 लीटर, तो डायमीटर हो गया 20 लीटर, तो उसकी रेडियस हो गई 10 लीटर, तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ ठीक। दूसरी रेडियस हम कहाँ से उठाएंगे, प्रेशर से, तो ये 10 किलो पास्कल है, ये 30 किलो पास्कल, तो डायमीटर हो गया 20 किलो पास्कल, तो रेडियस होगी 10 किलो पास्कल, तो 10 किलो पास्कल यानी 10⁻³ तो ये आपका आएगा वर्क डन, नेट वर्क डन इन द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, और वही होगा नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन द साइक्लिक प्रोसेस। तो कितना आने वाला ये, तो ये आपका 10⁻³ और 10⁻+3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आया 10⁻² पाई जूल। ये होगी नेट हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। सो योर आंसर इज डी पार्ट। Unit mass of a liquid with volume V1 is completely changed into gas of volume V2 at a constant external pressure P at temperature T। ठीक है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदल रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। ठीक। और वॉल्यूम क्यों चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो इसमें वर्क डन तो होगा, वर्क डन तो गैस करेगी, और वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P टाइम्स डेल्टा V के, तो यानी P टाइम्स V2 माइनस V1 के बराबर होगा, ये वर्क डन होगा। ठीक। और लेटेंट हीट जो है वो इवोपरेशन की कितनी दी है, L। ठीक। तो कितनी हीट एब्जॉर्व करी होगी उसने, तो अगर M मास होगा तो M इंटू L, तो वर्क डन जो गैस ने किया है वो P टाइम्स V2 माइनस V1 है, और जो हीट एब्जॉर्व करी होगी वो M इंटू L के बराबर होगी। अभी इसमें कहा है इन्होंने यूनिट मास है, तो मास की वैल्यू 1 हो गई, तो जो हीट एब्जॉर्व करी होगी वो L के बराबर हो जाएगी। ठीक। अब पूछ रहे हैं इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, आप बता दीजिए। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ समझना है। जनरली क्या होता है, जब गैसियस स्टेट की बात होती है तो जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ा, हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं इंटरनल एनर्जी का वो यूज़ करते हैं NCV डेल्टा T, और इससे ये पता लगता है कि जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तब तक इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये केस होता है गैसियस स्टेट में, अगर सिस्टम आपका ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है तो। इन जनरल क्या है, दो ऐसे पॉइंट्स है जहां पे बिना टेम्परेचर बढ़े भी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, और वो है स्टेट चेंज का। जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, बट इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। जब लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है तब भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, बट इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये वही केस है जिसमें जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी, तो ये फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। ये फॉर्मूला कब अलाउ करते हैं हम, जब सिस्टम आपका ऑलरेडी गैसियस स्टेट में होता है। ठीक। तो लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन तो चलेगा, फर्स्ट लॉ तो चलेगा ही चलेगा। जो हीट आपने दी होगी उसमें कुछ हिस्सा चला जाएगा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, कुछ हिस्सा चला जाएगा वर्क डन बाय द गैस करने में। कितनी हीट दी आपने, तो L के बराबर हीट दी, M इंटू L था, वो M की वैल्यू 1 थी तो L हो गया। इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होगा वही तो आपको निकालना है, और वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा P टाइम्स V2 माइनस V1। सो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू L माइनस P टाइम्स V2 माइनस V1। सो योर आंसर इज C पार्ट। A gas mixture consists of 4 moles of oxygen and 6 moles of argon at temperature T. Neglecting all the vibrational mode, total internal energy पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होगा NCVT।
जोड़ लेते हैं। 4 मोल ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन की CV होगा 5R/2 और टेम्परेचर कितना है उसका T, प्लस 6 मोल आर्गन के हैं, तो आर्गन मोनो एटॉमिक है तो उसका CV होगा 3R/2 इंटू टेम्परेचर T, तो ये हो जाएगा 20R/2 और ये आपका हो जाएगा 18R/2, सो इट इज 19RT। ये 10, ये 9, 19RT के बराबर उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी होगी। वाइब्रेशनल मोड काउंट करने नहीं है, हम करते भी नहीं है, हम सिर्फ ट्रांसलेशनल मोड काउंट करते हैं और रोटेशनल मोड काउंट करते हैं। 1 mole of an ideal monoatomic gas is as temperature 360 Kelvin and pressure 10⁵ Pascal. It compressed at constant pressure until its volume is halved, taking R as a 8.3 joule per mole per Kelvin and the initial volume of the gas as 3 × 10⁻² meter cube. Work done by on the gas पूछ रहे हैं, ठीक। तो हम तो निकालेंगे वर्क डन बाई द गैस, क्योंकि उसी का फॉर्मूला हमको याद है, और बाद में जो भी आंसर आएगा उस पर माइनस लगा के लिख देंगे दिस इज वर्क डन ऑन द गैस, ठीक। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन बाई द गैस होता है वो होगा P∆V PV2 - V1। प्रेशर कितना है, तो प्रेशर है 10⁵ पास्कल और वॉल्यूम हाफ कर दिया है, यानी फाइनल वॉल्यूम जो है वो आधा होगा। इनिशियल वॉल्यूम है 3 × 10⁻², तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा उसका आधा, -3 × 10⁻², ठीक। तो ये होगा वर्क डन बाई द गैस। तो इसको सेटल करते हैं, तो ये आएगा माइनस टाइम्स 10⁵ इंटू 3 × 10⁻²/2, तो ये आपका आया -3000/2 यानी -1500। -1500 जूल जो है वो वर्क डन बाई द गैस है, वर्क डन बाई द गैस। तो वर्क डन ऑन द गैस कितना होगा, तो वर्क डन ऑन द गैस कितना होगा, तो वर्क डन ऑन द गैस हो जाएगा -1500 जूल एंड दैट इज +1500 जूल। क्लियर? सो योर आंसर इज बी पार्ट। A monoatomic ideal gas initially at temperature T1 is enclosed in a cylinder fitted with a frictionless piston. The gas is allowed to expand adiabatically to a temperature T2 by releasing the piston suddenly. If L1 and L2 are the length of the gas column before and after expansion, then T1/T2 will be क्या होगा वो समझिए। देखिए, जैसे मान लिया पिस्टन इस तरह की है, सॉरी सिलेंडर इस तरह का है और उसमें ये मान लिया पिस्टन लगी हुई है, ठीक। इनिशियली मान लिया मैंने इसका एरिया मान लिया A है और इनिशियल लेंथ मान लिया इसकी L1 है, तो एरिया इंटू लेंथ करोगे तो आपको इनिशियल वॉल्यूम मिल जाएगा, और इनिशियली इसका टेम्परेचर था T1, फिर एकदम से सडन एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। ये पिस्टन मान लिया यहाँ तक पहुँच गई, एकदम से सडन एक्सपेंशन हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, फाइनल टेम्परेचर हो गया T2 और फाइनल लेंथ हो गई L2, तो आपको T1/T2 का रेशियो पूछा, तो बेसिकली हम वॉल्यूम से कनेक्ट करेंगे। तो PV2 पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, मोनो एटॉमिक गैस है तो मोनो एटॉमिक का जो गामा होगा वो 5/3 होता है, ठीक। तो इक्वेशन बनी PV की पावर 5/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। प्रेशर हमें चाहिए नहीं, हमें तो टेम्परेचर चाहिए, तो प्रेशर की जगह क्या लिखेंगे हम nRT/V, तो ये इक्वेशन आ गई T इंटू V की पावर 2/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है ये? ठीक है, अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो T1 और V1 जो होगा वो होगा AL1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू T2 और V2 जो होगा वो होगा AL2 की पावर 2/3, ये बराबर हो जाएंगे। तो ये A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपसे पूछा गया है T1/T2 कितना होगा, तो T1/T2 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा L2/L1 की पावर 2/3। सो योर आंसर इज L2/L1 की पावर 2/3। सो योर आंसर इज डी पार्ट। डी पार्ट आपका आंसर मैच करेगा।